नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिम स्क्वाड में। दोस्तों, आज हम लोग चांद के बारे में पढ़ेंगे, मून। आपने बचपन से लेके और जवानी में कुछ ज़्यादा ही सुना होगा चांद के बारे में, इवन कि देखा भी होगा। तो आज उसको देखेंगे हम लोग, साइंस कह लीजिए या ज्योग्राफी कह लीजिए, उसके नज़र से चांद क्या है। हाँ, आशिकी तो छूट रही होगी चांद को, आज छूटेगा पसीना। चलिए आइए यहाँ देखते हैं हम लोग चांद। देखिए, चांद जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह ग्रह का टूटा हुआ भाग जो हमारे पृथ्वी से ही निकला और चक्कर लगाने लगा, उसको बोलते हैं उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह। वैसे किसी भी कोई प्लैनेट है, उसका कोई पार्ट अगर टूट जाता है और वो अलग ये है तो वो इसका चक्कर लगाने लगेगा और वो उपग्रह कहलाता है। इसका व्यास जो है यानी कि डायामीटर ये 3473 किलोमीटर है, 3473 किलोमीटर। इसका द्रव्यमान यानी कि मास जो है वो पृथ्वी का 1/81 है। पृथ्वी से 1/81 गुना ये कम भारी है। और पृथ्वी से दूरी इसकी 384 365। यहाँ याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये 384 और 365 साल में कितने दिन होते हैं? साल में होते हैं 360। ये 365 याद रखोगे तो ऑप्शन में 365 देख के भी मार दोगे। यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता। इसकी ग्रेविटी जो होती है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो 1/6 पृथ्वी का होता है। कितना होता है? 1/6। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांत सागर चंद्रमा पे पाया जाता है। और पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ हम लोग 60 से एक कम यानी कि 59% पार्ट ही दिखाई देता है। देखो होता क्या है ना कि हमारी जो पृथ्वी का रोटेशन है, घूमने की गति है, लगभग सेम रोटेशन चंद्रमा का भी है घूमने का। तो इसलिए चंद्रमा का जो भाग हमें दिखाई देता है वो हमेशा एक ही स्पीड में, चूंकि पृथ्वी भी उसी गति से घूम रही है और चंद्रमा भी उसी गति से घूम रहा है, तो ऑलवेज वो जियो स्टेशनरी हो जाता है। जियो स्टेशनरी मतलब कि पृथ्वी के समान ही घूमने के कारण वो ऑलवेज उसका एक भाग हमें दिखाई देता है और वही हमेशा दिखाई देता है। हम लोग पीछे का पार्ट नहीं देख पाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पीछे का पार्ट नहीं, आगे का स्लाइड। ये चंद्रमा के पीछे का पार्ट है, उसका ये पिक है। ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यहाँ पे है, यहाँ पे। और ये लैंडिंग साइट था किसका? चंद्रयान 2 का लैंडिंग साइट था। यहाँ पे, यहीं पे गया था खोजने के लिए। एक टर्म आता है हम लोग बराबर, अगर एग्जाम में अगर यहाँ से कोई टफ क्वेश्चन पूछना हो तो अपोजी और पेरिजी के बारे में पूछेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अपोजी और पेरिजी को। देखो होता, आपने एफेलियन और पेरिहेलियन पढ़ा था जब वो मैंने बताया था। यहाँ पे जब मिनिमम दूरी होती है और मैक्सिमम दूरी होती है, सेम सिमिलरली यहाँ पे होता है। ये अपोजी, ये है मून हमारा, ये मून है और ये मून की स्थिति है। ये हमारा अर्थ है और ऑलवेज ये इस पाथ को फॉलो करता है। एलिप्टिकल पाथ होता है, सर्कुलर नहीं होता है और सेंटर में अर्थ नहीं होता है, ये याद रखना। एलिप्टिकल होने के कारण जब हमारा चंद्रमा यहाँ इस पोजीशन पे होगा यानी कि R2 की स्थिति होनी, यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ पे सबसे मिनिमम होगा। और जब मिनिमम डिस्टेंस, उसी को पेरिजी बोलते हैं, पेरिजी। और एक बात बताओ, जब कोई चीज़ नज़दीक होती है तो वो बड़ा दिखता है। और जब इसी तरह से जब अपोजिट की स्थिति बनेगी तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा यानी कि R1 हो जाएगा। यहाँ पे ये डिस्टेंस R1 ये मैक्सिमम, और यहाँ पे छोटा दिखता है
छोटा दिखता है। तो अपोजी की स्थिति में 15 से 20% बड़ा दिखता है, और ये पेरिजी की स्थिति में 20% छोटा दिखता है। अब देखो अपोजी और पेरिजी कहाँ पे मैटर कर जाता है। जब पूरे अर्थ पे, मैं फिलहाल इंडिया की बात कर रहा हूँ, कभी आप अगर सी साइड पे जाएं अगर, तो वहाँ पे एक चीज़ आप गौर करना, हाई टाइड और लो टाइड आते हैं। हाँ, समुद्र में, ओशंस में हाई टाइड और लो टाइड आते हैं। तो हाई टाइड और लो टाइड आने का रीज़न, वहाँ ऑलवेज आते हैं ये, ऐसे नॉर्मल। और आपने पढ़ा भी होगा कि हाई और लो टाइड पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब पेरिजी की स्थिति रहेगी और चंद्रमा सबसे नज़दीक पॉइंट पे रहेगा, तो यहाँ पे हाई टाइड आएगा, हाई टाइड। और जब दूर की स्थिति पे रहेगा तो लो टाइड आएगा, लो टाइड। ये उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे पेरिजी होगा और यहाँ पे अपोजी होगा। ये आप लोग करेक्ट कर लेना, ये टाइपिंग एरर है। चलिए हम लोग देखते हैं अपोजी में क्या आएगा। अपोजी में क्या आएगा, जब दूर रहेगा तो लो टाइड आएगा, और जब नज़दीक रहेगा तो हाई टाइड आएगा। अलर्ट जारी हो जाता है जब ये होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा, हाँ, अब हम लोग देखेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। ये एक फेनोमेना है जो कब होता है, जब हमारा सन और पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब हमारी पृथ्वी आ जाए और पृथ्वी की छाया से जब चंद्रमा ढक जाए, तो इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये देख लीजिए, ये सनलाइट जा रही है और इसके छाया क्षेत्र में जब आ जाता है तो इसको हम लोग चंद्र ग्रहण, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला आप लोग जानते भी होंगे। एक 3 टर्म आता है, एक सुपर मून के बारे में पूछा जाता है, एक ब्लड मून के बारे में पूछा जाता है, एक ब्लू मून के। आइए हम लोग देखते हैं तीनों के बारे में। सुपर मून क्या होता है? सबसे पहले ये जान लो आप कि 22 दिसंबर 1999 को, अभी हम लोग अपोजी और पेरिजी में ही देख रहे हैं, 1999 को, और 14 नवंबर अभी हाल में 14 नवंबर 2016 में पेरिजी की स्थिति बनी थी। पेरिजी जब चंद्र ग्रहण लगा था, और ग्रहण के बाद ये देखो पेरिजी है, ये फुल मून है। पेरिजी फुल मून को सुपर मून कहते हैं। देखो ये हमारा अर्थ हो गया, और ये मान लो पेरिजी की स्थिति हो गई चंद्रमा की, और ये हो गई अपोजी की स्थिति। तो एक चीज़ देखना कि जब नज़दीक रहेगा, ये ज़्यादा नज़दीक रहेगा, तो नज़दीक रहने पे वो ज़्यादा बड़ा दिखेगा। बताया मैंने अभी 15 से 20% वो बड़ा दिखेगा, बिगर दिखेगा। वैसी ही स्थिति बनी थी इन दोनों जब सबसे नज़दीक था। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दिन हुआ था, ये हर एक बार होता है, हर एक बार वो अपने, लेकिन इस डेट को सबसे ज़्यादा नज़दीक था। इसको ऑलवेज याद रखना, ये कंफ्यूज मत करना कि सिर्फ इसी दोनों डेट को नज़दीक आया था, ऐसा नहीं है। हर एक कुछ सालों पर ये ज़्यादा नज़दीक आता है। वैसे नॉर्मली ये जितना नज़दीक आता तो है, बट इतना नज़दीक नहीं आ पाता है कि इस वाले डेट की स्थिति तक पहुंच जाए। अभी तक जो ऑब्जर्व किया गया है वो अभी तक पेरिजी फुल मून इस दोनों डेट को सबसे ज़्यादा किया गया है। ये सालों में ये घटनाएं होती हैं, 100 साल में 2-3 बार ही ये घटनाएं होती हैं। उसी में 1999 के बाद 2016 में ये स्थिति बनी थी 14 नवंबर को। और इस दिन 14% बड़ा और 30% चमकीला था, ज़्यादा चमक भी था और 14%
बड़ा भी था। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैं आपके बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि सुपर मून क्या है। अगर एक लाइन में जानना हो तो ये चीज जान लेना कि सुपर मून फुल मून पेरिजी है, बस इतना जान लेना। और पेरिजी क्या है? जब सबसे नजदीक हो, यानी कि सुपर मीन्स क्या होता है? सबसे बड़ा मून। अब बड़ा मून कब होगा? जब पेरिजी की स्थिति होगी, पेरिजी की स्थिति होगी, पेरिजी की स्थिति हो। और वो सुपर मून की स्थिति बनी थी 14 नवंबर और 22 दिसंबर को। इसी तरह से ब्लड मून क्या है? देखो वो ब्लड मून ये अभी दिखाया था ना, ये वाला, जब जब पूरी तरीके से ये जब छाया क्षेत्र में आ जाता है, शैडो एरिया में आ जाता है मून, तो ये लाल सा दिखने लगता है, ब्लड रेड कलर का दिखने लगता है, इसलिए इसको ब्लड मून कहा जाता है। तो ये कुछ नहीं है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण ही है। आपको एक लाइन में अगर याद रहो तो ब्लड मून इज पूर्ण चंद्र ग्रहण, फुल ल्यूनर इक्लिप्स। और चंद्रमा के लाल दिखने के कारण इसे ब्लड मून कहते हैं। उसी तरह से ब्लू मून क्या है? जिस महीने में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट ये याद रखोगे आप लोग। और ये इसलिए याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में आपसे इसी ऑप्शन के साथ पूछेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो स्थिति बनती है, ये जो ब्लू मून की स्थिति बनती है वो कैसे बनती है। ब्लू मून की स्थिति बनने का कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हमारा चंद्रमा देखो इस तरीके से रिवॉल्व करता है। चंद्रमा का जो ल्यूनर डेज होता है, ल्यूनर मंथ होता है एक्चुअली, वो लगभग 27.5 डेज के बराबर होता है। एक 1 ल्यूनर मंथ इक्वल टू, यानी कि एक चंद्र माह कितने के बराबर होता है? एक चंद्रमा 27.5 डेज के बराबर होता है। इसी तरह से अगर 12 कितने महीने होते हैं? 12। तो अगर 27.5 को 12 से ये करोगे तो 354 आएगा। 354 आएगा। 354 आने की स्थिति में याद रखना कि हमारा साल जो होता है वो लगभग 365 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का। तो 365 दिन का साल है और 354 दिन में ये हो जा रहा है। हमारे पास डेज कितने बच रहे हैं? 11। होता क्या है, हर एक 2.7 ईयर पे, चाहो तो इसको लिख लेना, 2.7 ईयर के बाद ये जो 11 दिन है ना, ये टर्न हो जाता है लगभग 27.5 दिन में। यानी कि उसको एक पूरा करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है वो मिल जाता है। साल में कितना होता है, कितना दिन बच जाता है? 11 दिन। और 2 साल में 22 दिन। और 2.7 में 27.5 डेज। और जब ये पूरा होते ही क्या होगा, किसी एक मंथ में ज्यादा ये होगा, 2 बार दिखेगा। तो 2 बार दिखने की स्थिति में तो दूसरा वाला जो बनता है उसको ब्लू मून कहते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे कुछ नासा के प्रोग्राम के बारे में जो चंद्रमा पे हुए हैं। अपोलो 11 1969 में, 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था। कहाँ के लिए? चंद्रमा के लिए, अपोलो 11। और इसमें 3 वैज्ञानिक, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन जूनी। ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी पीटी में पूछा था इस बार। नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग, ये पूछा है इस बार। तो ये तीनों देखो, ये तीनों हैं। ये माइकल कॉलिंस है, ये
ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है और ये जूनी है, जूनी है। तो ये तीनों का नाम याद रखना। ये कुछ तस्वीरें हैं जो वहाँ पे थी, ये और ये फोटो। हालांकि इनका बोला, इनके बारे में एक चीज़ और बोला जाता है कि ये अमेरिका की साजिश थी और एरिया 71 या फिर 17 करके कोई जगह है अमेरिका में, और वहाँ पे बोला जाता है कि इसकी शूटिंग हुई थी। लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक नहीं, ये बस अफवाहें हैं अभी तक, और सच और झूठ नहीं पता है। और लोगों के बारे में यही बोला जाता है कि अमेरिका कभी चांद पे नहीं गया। अब आते हैं हम लोग इसरो के बारे में। इसरो का एक चंद्रयान 1 आपने भी सुना होगा। 2008 में ये है चंद्रयान 1। चंद्रयान 2008 में PSLV 11 से छोड़ा गया था। 22 अक्टूबर को छोड़ा गया था और 8 नवंबर को ये चांद पर पहुंचा था। यहाँ पे मून इम्पैक्ट प्रोब को उतारा गया था। मून इम्पैक्ट प्रोब, अब इसको समझो, ये मून इम्पैक्ट प्रोब क्या था, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको कि मून इम्पैक्ट प्रोब एक्चुअली क्या था कि ये चंद्रमा है का सरफेस है। इसका काम था कि जब ये पहुंचे तो इस पे जाके क्रैश हो जाए और क्रैश करके कुछ वहाँ की मिट्टी को ये बाहर की तरफ निकाल दे। बस इसी को बोलते हैं मून इम्पैक्ट प्रोब। प्रोब मतलब होता है खोज करना। इम्पैक्ट मतलब होता है टकराव। और मून तो जानते ही हैं आप, चांद को बोलते हैं। इस तरह से टकराना था और टकरा के यहाँ से कुछ मिट्टी, और इसका एनालिसिस यहाँ पे बैठे वैज्ञानिक, इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो एनालिसिस करते। और इसके लिए बेंगलुरु के बेंगलुरु के पास ब्यालालू एक जगह है, वहाँ पे डीप स्पेस स्टेशन बनाया गया था उसके ऑब्जर्वेशन के लिए। अब देखिए हमारा चंद्रयान 2, ये काफी हाईलाइटेड अभियान था। यहाँ पे ये आप लोगों ने भी देखा, 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। ये है हमारा चंद्रयान 2, और ये GSLV Mark 3 M1 से छोड़ा। इसको बाहुबली भी बोलते हैं, बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं। और इसमें क्या क्या था, इसमें था एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर। अब ये ऑर्बिटर क्या होता है, लैंडर क्या होता है और रोवर क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो ये चंद्रमा है, ठीक है, हमारी पृथ्वी ये है, यहां से यहां पे गया और इस तरीके से ये चक्कर लगाया, इस तरीके से ये चक्कर लगाया। तो मान लो ये है हमारा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर का काम होता है कि ये मून के चारों ओर सिर्फ चक्कर लगाएगा। तो ऑर्बिटर क्या किया, सिर्फ चक्कर लगाया। और इसका कारण क्या होता है, ये जो डेटा मून से जो डेटा मिलेगा वो ऑर्बिटर के पास जाएगा, और ऑर्बिटर यहाँ पे स्थित, यानी कि हमारे जैसे यहाँ भारत है मान लो, तो यहाँ पे स्थित वैज्ञानिक इसी डेटा को ऑर्बिटर भेजता है यहाँ पे मतलब बेंगलुरु के इसरो के सेंटर में। तो ऑर्बिटर का काम ये हो गया कि इसका चक्कर लगाना। हाँ, और लैंडर का काम होता था, जैसे ये चक्कर लगाया, यहां से गया और इस तरह के चक्कर लगाया। इसका काम था कि मून तक पहुंचाना। लैंडर का नाम विक्रम था। विक्रम बेताल आपने पढ़ा था ना, बचपन में पढ़ा होगा आपने विक्रम बेताल की कहानियां। और विक्रम जो था वो ऑलवेज कैरी करता था बेताल को, तो ये कैरियर है एक तरीके से। तो ये याद रखना कि विक्रम जो था, कंफ्यूज मत करना, रोवर का नाम प्रज्ञान था। तो ये भी पूछ सकता है कि लैंडर का नाम प्रज्ञान था या विक्रम था, तो विक्रम था। क्योंकि और इससे ये याद कैसे होगा कि ये विक्रम कैरियर था। विक्रम बेताल की कहानियों में विक्रम जो था वो
ऑलवेज बैताल को पीछे ढोटता था। तो ये प्रज्ञान को एक सेकंड के लिए मान लो कि ये बैताल था। हाँ, तो प्रज्ञान नामक बैताल को विक्रम ढोके यहाँ पे। अब ये रोवर का क्या काम था? रोवर का ये डिजाइन था, रोवर इस तरीके से डिजाइन था कि जैसे ही लैंडर विक्रम लैंड करता और रोवर वहां से निकलता और पूरे सरफेस पे वो मूव करता और वहां से डेटा भेजता ऑर्बिटर को, और ऑर्बिटर वो डेटा भेजता इसरो के सेंटर में, बेंगलुरु स्थित इसरो के सेंटर में भेजता और वैज्ञानिक उसका एनालिसिस करते। लेकिन ये हो ना सका और अब ये आलम है कि ऑर्बिटर ही सिर्फ काम कर रहा है। तो लैंडर जब ये मिशन हुआ था तो सरफेस से 2.1 किलोमीटर पहले ये संपर्क टूट गया और यहां जाके यहां पे जाकर ये देखो, ये था, ये साइड अभी शुरू वाले ये में दिखाया था मैंने ना, यहाँ पे जाके वो यहाँ पे जाकर वो इम्पैक्ट हुआ और उससे संपर्क टूट गया और हमारा मिशन फेल हो गया था। मिशन फेल नहीं हुआ था एक्चुअली, सिर्फ ये दोनों फेल हुआ था, लैंडर और रोवर फेल हुआ था। ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और वो अपना काम मतलब कर ही रहा है। तो ये लगभग 70% काम ऑर्बिटर का था और 30% काम इन दोनों का था। तो ये तो फेल हो गया, लेकिन 70% काम अभी भी कर रहा है। अन्य तथ्य के बारे में जानो, आपने पढ़ा होगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक आपने पढ़ा होगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो देखो, जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता है, मतलब आज मान लो कि इतना दिख रहा है, कल इतना दिखेगा, परसों इतना दिखेगा और के अगले दिन पूरा दिखेगा। ये आपने भी ऑब्जर्व किया हो। कृष्ण पक्ष जब ये भाग घटता है, यानी कि फुल मून से जब ये धीरे धीरे कट के ऐसे फिर बाद में पूरा दिखता ही नहीं है। तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आइए हम लोग कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं। एमसीक्यूज में देखो, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ये यूपी लोअर में पूछा था 2008 में। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? कितना बताया था? 384.365। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें ऑप्शन यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा ई, और ई ऑप्शन में ये ई ऑप्शन आपको फंसाने के लिए होता है। एसआई में ऐसा 4 ही ऑप्शन रहता है। अगर एसआई में रहना है तो ये मारना है, और अगर बीपीएससी में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ई मारना है। अगर ऑप्शन में 365, 384, 365 नहीं रहे तो। सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ पे है? देखो, एमपीपीसीएस में पूछा हुआ 95 में, तो ये चंद्रमा पर है। ब्लू मून की परिघटना होती है, ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है क्वेश्चन। जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो, सही है। जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा होती है, ये गलत हो जाएगा। जब एक ही कैलेंडर में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, नहीं, तो सिर्फ ये ऑप्शन सही है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 1969 में, अपोलो 11 के थ्रू रखा था। हाँ, नील आर्मस्ट्रांग ने, ये याद रखना। तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, और आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ पर हमारा यूनिवर्स खत्म हो गया, और यूनिवर्स खत्म हो गया। अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का जो अगला लेक्चर होगा वो होगा अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं हिमांशु राज
आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।